So we now we are going to discuss the important thing, and the good topic is the diabetes mellitus. How can you define diabetes mellitus? देखो डायबिटीज आपने एक पढ़ा था डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। आज आप पढ़ रहे हो डायबिटीज mellitus। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है ना डायबिटीज, ये डायबिटीज आप इसको डायबिटीज क्या क्यों रहे हो, ठीक है। कोई जानते हैं कि डायबिटीज। हाँ भाई। अब ये जो लफ्ज डायबिटीज है ना, अच्छा चलो हम डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो लफ्ज डायबिटीज है, इस डायबिटीज का मतलब क्या है? इस डायबिटीज का मतलब है टू पास, टू पास थ्रू, किसी चीज से गुजर जाना। टू पास थ्रू। अब यहां पे डायबिटीज हम क्यों कहते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू डिफाइन द डायबिटीज? फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है और उसने खाया खाना, ठीक है, ये उसकी ब्लड वेजल है। उसने खाया खाना तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, आपके बॉडी में, आपकी ब्लड में रिलीज हुआ क्या? इंसुलिन। और इस इंसुलिन ने ले जाके इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल दिया। दैट्स नॉट नॉर्मल फंक्शन। कैसे डाला? आपको पता है कि इस इंसुलिन का यहां पे एक रिसेप्टर था। यहां पे क्या था? एक रिसेप्टर था, जिसके ऊपर जब इंसुलिन ने बाइंड किया था, तब ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुई थी। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास के अंदर हमने यही पढ़ा था कि भाई जैसे ही आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, आपकी बॉडी से रिलीज हुआ इंसुलिन। इस इंसुलिन ने क्या किया? इस इंसुलिन ने जाके इस ग्लूकोज की एंट्री करवा दी सेल में। कैसे करवाई? ये खुद बाइंड किया रिसेप्टर के ऊपर और ग्लूकोज को ले जाके कहाँ डाल दिया? सेल में डाल दिया। दिस इज द वेरी वेरी नॉर्मल फिनोमिना, ठीक है। अब क्या हो अगर इंसुलिन ही रिलीज ना हो? नंबर वन, देखो दो कंडीशन हो सकती हैं। ग्लूकोज डायबिटीज मिलाइटस एक ऐसी कंडीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू डिफाइन द डायबिटीज मिलाइटस? इट्स अ सिंड्रोम ऑफ इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस को। एक डिजीज की, बहुत सारी डिजीजेस की कलेक्शन। सिंड्रोम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इम्बैलेंस या इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट, इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट फैट्स, इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब इस कहानी के अंदर डायबिटीज मिलाइटस का मतलब क्या होगा? देखो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब काम नहीं करता। अब नॉर्मल क्या होता है? मैंने आपको बताया नॉर्मल खाना खाया, जैसे ही खाना खाया ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा। सॉरी बच्चा, सॉरी। हाँ, जैसे ही आपने खाना खाया ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, आपके ब्लड में रिलीज हुआ इंसुलिन। इस इंसुलिन ने बाइंड किया रिसेप्टर के ऊपर और इस ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के कहाँ डाल दिया? सेल में। अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। सेम कहानी, सेम कहानी तब होती है जब आपका प्रोटीन आप खाते हो, ठीक है। जब भी आप डाइट खाओगे तो यही कंडीशन होगी, सही है। अब बच्चों मेरी बात जरा गौर से सुनना। क्या हो अगर ये इंसुलिन ही ना आए, या ये इंसुलिन इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड ही ना कर पाए, ठीक है। दो कंडीशंस है। ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज
दो कंडीशंस में कम नहीं होगी। कब? अगर इंसुलिन ना आए, या ब्लड ग्लू जो इंसुलिन है वो रिसेप्टर पे बाइंड ना करे। सो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे, या फैट के मेटाबॉलिज्म पे, या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे दो ही कंडीशंस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर वन, इंसुलिन ना आए। नंबर टू, इंसुलिन तो आए लेकिन वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड ना कर पाए। इसे कहते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या कहते हैं इसे? कोई बता सकता है? डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर। रिसेप्टर सेंसिटिव नहीं रहा। सेंसिटिव का क्या मतलब है? भाई फॉर एग्जांपल, आपके घर के बाहर एक बंदा आता है, वो आपको बेल बजाता है, आपको पता लग जाता है कि भाई कोई आया है। अगर वो बेल ही काम ना करे तो क्या होगा? आपको पता नहीं चलेगा। तुम लोगों को, मैंने आपको कहा मैंने आपको कहा कि दो कंडीशंस ऐसी हैं जब ग्लूकोज ब्लड के अंदर बढ़ाया जाएगा। नंबर वन, अगर इंसुलिन ही ना आए। नंबर टू, ये रिसेप्टर इंसुलिन को बाइंड ही ना करवा सके। इसे कहते हैं डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर। सेंसिटिविटी कम हो गई किसकी? रिसेप्टर की। रिसेप्टर किस पे बाइंड नहीं कर पा रहा? रिसेप्टर बाइंड नहीं कर पा रहा आपके इंसुलिन के ऊपर। दो ही कंडीशन है। इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा। क्या सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होगा? आप कहोगे नहीं, सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ा होगा, उसके साथ साथ ऑब्वियस ही बात है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे भी फर्क पड़ेगा। उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट पे तो पड़ रहा है, उसके साथ साथ फैट के मेटाबॉलिज्म पे भी फर्क पड़ेगा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट the two conditions which cause hyperglycemia is the insulin deficiency and the decreased sensitivity of the receptor। किसका रिसेप्टर? इंसुलिन का रिसेप्टर। तो यहां पे आप लिख सकते हो डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन बाइंड नहीं कर पा रहा रिसेप्टर के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। अब ये रिसेप्टर किस पे होगा? ये सेल मेम्ब्रेन पे होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, सेल मेम्ब्रेन पे होता है। चलो, अब आ जाओ आगे। मैंने आपको क्या कहा? अगर इंसुलिन नहीं है तब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना का काम इंसुलिन का है। इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगी कैसे? तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा। या इंसुलिन तो है लेकिन वो इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं कर पा रही, और सेल को ये नहीं बता पा रही कि भाई ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तुम अपने अंदर ग्लूकोज ले आओ। इतना क्लियर होता है? इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब इसका मतलब यह है कि इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ा, फैट के मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ा, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ा। इस कंडीशन को आप नाम देते हो डायबिटीज मिलाइटस। सो हाउ कैन यू डिफाइन दैट डायबिटीज मिलाइटस? इट्स अ सिंड्रोम ऑफ इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ऐसी डिफरेंट बीमारियों की कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, सिंड्रोम। सिंड्रोम किसका? जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी इंपेयर हो जाए, फैट मेटाबॉलिज्म भी इंपेयर्ड हो जाए, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी इंपेयर्ड हो जाए। दिस इज सिंपली नोन एज दिस इज सिंपली नोन एज द डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है। अब मैंने आपको डायबिटीज मिलाइटस की बेसिक डेफिनेशन तो बता दी। अब मैंने आपको क्या बताया? डायबिटीज दो ही वजह से हो सकती है, या तो इंसुलिन नहीं है, या इंसुलिन है तो कम है, या सेंसिटिविटी रिसेप्टर की क्या हो गई है? खत्म हो गई है। इसी बेसिस पे डीएम बोले तो डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस इज ऑफ टू टाइप। एक को आप कहते हो टाइप 1,
एक को आप कहते हो टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में वन वाला काम हो रहा है, यानी कि इंसुलिन नहीं आ रहा। अब इंसुलिन नहीं आ रहा तो मसले का सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो भाई। अगर इंसुलिन नहीं आ रहा तो मसले का सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो बोलो मेरे साथ। इंसुलिन दे दो, सिंपल। इंसुलिन दे दो। अगर इंसुलिन नहीं आ रहा, इंसुलिन दे दो। या दूसरा काम क्या हो सकता है कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी लॉस हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ ना कुछ आपने ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा आपको कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि टाइप 1 डायबिटीज इज इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि इंसुलिन दोगे मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपने वहां इंसुलिन दे भी दिया तो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी तो कम है, रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इट मींस diabetes is of two type, type 1 diabetes, type 2 diabetes. Type 1 diabetes is called insulin dependent diabetes mellitus। IDDMM का मतलब है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। जबकि टाइप 2 डायबिटीज is actually known as non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM। नॉन नॉन इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। अच्छा, अब ये जो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो रही है ना, इसको आप एक नाम देते हो और इसको आप कहते हो इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको आप क्या कहते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम देते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो, मैंने बात कर ली डायबिटीज की टाइप की, डायबिटीज की बेसिक डेफिनेशन की, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि पूरी बॉडी में जितने सेल्स हैं, नॉर्मली ज्यादातर जो सेल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। पूरी बॉडी में तकरीबन जो मेजॉरिटी सेल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ताकि उन सेल्स में क्या एंटर करवाई जा सके, ग्लूकोज। लेकिन एक ऑर्गन ऐसा है, एक सेल ऐसा है जहां पे इंसुलिन के बगैर भी ग्लूकोज सेल के अंदर जा सकता है। कौन सा सेल है? यस, ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के ऊपर होता है ग्लूट वन रिसेप्टर। ग्लूट वन रिसेप्टर क्या है? लेट सपोज एक सेल ये रहा। अच्छा, इधर देखो भैया, लेट सपोज एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा। इसके ऊपर ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने के लिए एक रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर का नाम है ग्लूट वन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वन। इसके ऊपर भी एक रिसेप्टर है, इसका नाम है ग्लूट फोर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर। ग्लूट वन नॉर्मली आपको मिलता है न्यूरॉन्स में, ग्लूट फोर आपको मिलता है लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर और आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर। ये तीन जगह आपने याद रखनी है। अब लेट सपोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो ग्लूट फोर जब तक अपने ऊपर इंसुलिन को बाइंड नहीं करेगा ये ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेजेगा। जबकि ग्लूट वन बिना इंसुलिन के ग्लूकोज को सेल में भेज सकता है। अब इस ग्लूट वन का न्यूरॉन पे होने का फायदा क्या है, बोलो। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर समझ लो। बोलो भैया। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वन का फायदा यह है कि हमें इंसुलिन नहीं चाहिए। इंसुलिन नहीं चाहिए तो फौरन जो क्या होगा, फौरन ब्लड ग्लूकोज कहां चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि अगर
आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है, आपने खाना नहीं खाया तो ऑब्वियसली इंसुलिन नहीं होगी। इंसुलिन नहीं है, आपके ब्रेन को तो एनर्जी चाहिए, आपके ब्रेन को तो ग्लूकोज चाहिए। अगर वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता तो जब तक इंसुलिन नहीं आती तब तक ग्लूकोज नहीं जाता, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाता। इट मे कॉज द प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई नेचर गिव यू द ग्लूटामाइन रिसेप्टर। खैर, ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप 2 डायबिटीज और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो नहीं हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज द ग्लूकोज चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यहां पे ग्लूकोज का नॉर्मल चार्ट आपको नजर आ रहा है। एक शख्स है, वो नॉर्मल है, उसको कोई डायबिटीज नहीं है। अब जब वो 8 घंटे की फास्टिंग पे होगा, 8 घंटे की फास्टिंग का मतलब ये है कि वो क्या होगा। देखो, फास्टिंग का मतलब ये होता है कि लंबे टाइम तक उसने कुछ खाया पिया नहीं है। तो नौ लेट सपोज एक शख्स है, और एक शख्स जो है वो फास्टिंग कंडीशन पे, लेट सपोज वो सो गया। अब जाहिर सी बात है, 8 9 10 घंटे 12 घंटे तो वो कुछ नहीं खाया पिएगा। जब वो सुबह उठेगा तो उसने 12 घंटे की फास्टिंग पीरियड गुजारा हुआ होगा, 12 घंटे उसने कुछ खाया पिया नहीं होगा। जब वो अपनी ग्लूकोज उस वक्त चेक करेगा, उसे आप कहते हो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? जब बंदा 8 घंटे 10 घंटे की फास्टिंग कंडीशन पे हो, अगर एक नॉर्मल बंदा अपनी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेगा तो वो आएगा 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मल है। अब लेट्स सपोज उसने खाना खा लिया, जैसे ही उसने खाना खाया फौरन चेक किया, अब क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने खाना खाया, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। कितना हो जाएगा? 170 से 200, नॉर्मल है। 2 3 घंटे बाद वो जब अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करेगा तो जाहिर सी बात है इससे कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 से 140। दिस इज नॉर्मल। अच्छा, अब एक शख्स है, भाई वो सोया, सुबह उठा, उसने अपना ब्लड ग्लूकोज चेक किया, वो आ गया 110। तो क्या वो डायबिटिक है? नहीं, लेकिन वो डायबिटीज की तरफ जा रहा है। उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं है। अब अगर एक शख्स उठता है और वो सुबह ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करता है और उसका 101 से 125 के दरमियान ब्लड ग्लूकोज आ जाता है, तो आप डायरेक्टली उसको नहीं कहोगे कि उसको डायबिटीज है, आप ये कहोगे कि ब्लड ग्लूकोज रेंज में नहीं है। अब वो खाता है, खाने के बाद अगर उसका ब्लड ग्लूकोज 190 to 230 रहता है, अगेन मसला है। 2 3 घंटे बाद 140 से 160 रहता है, तब भी मसला है। लेकिन एक शख्स है जो कंफर्म डायबिटिक है, जिसको डायबिटीज है, अगर वो अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करेगा तो उसका 126 प्लस आएगा, और खाने के बाद चेक करेगा तो 300 तक भी आता है। 2 3 घंटे खाने के बाद चेक करेगा तो 200 तक आता है। अब एक चीज होती है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, एफ बी जी, आरबीएस। हाँ, एक चीज होता है एफबीएस और एक होता है आरबीएस। एफबीएस का मतलब है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और आरबीएस का मतलब है रैंडम ब्लड शुगर लेवल। रैंडम कभी भी कर सकते हो, फास्टिंग आप 8 घंटे की बगैर कुछ खाए पिए तब चेक करते हो, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर मेरे पास एक पेशेंट आता है और मैं उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करता हूँ, और वो आता है, लेट सपोज वो फास्टिंग कंडीशन पे था, मैं उसका ब्लड ग्लूकोज चेक चेक करता हूँ, मुझे मिलता है 120। मुझे कितना मिलता है? 120। तो क्या मैं उसको ये कह दूंगा कि भाई तुम्हें डायबिटीज है? नहीं कहूंगा। उसके लिए मैं एक कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाऊंगा, जिस कन्फर्मेटरी टेस्ट का नाम है HbA1c। HbA1c अगर इसकी वैल्यू 6.5 से ज्यादा आ जाए तो मैं कहूंगा इस शख्स को डायबिटीज हो चुका है, और अगर 6.5 से कम आ जाए तो मैं कहूंगा डायबिटीज नहीं हुआ। सिंपल, ये बेसिक क्राइटेरिया होता है। लेकिन हमारे लिए ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं दूसरी। सही है? वो कौन सी बातें? देखो, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर क्या हो रहा है? आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है,
रिसेप्टर भी सही काम कर रहा है, लेकिन इंसुलिन नहीं है जो इस ग्लूकोज को ले जाके सेल में डाले। तो अगर आप इस बंदे को इंसुलिन दे दोगे तो मसला ठीक हो जाएगा। इसीलिए इसे आपने कहा था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। जबकि टाइप 2 के अंदर ये ब्लड वेजल है, ये सेल है, ये रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर डिस्टॉर्ट हो गया। ये रिसेप्टर इंसुलिन पे बाइंड नहीं कर पा रहा। तो इंसुलिन तो है, लेकिन इंसुलिन पे क्योंकि ये रिसेप्टर बाइंड नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, ब्लड सेल के अंदर नहीं जाएगी और नो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा। दिस इज सिंपली द डायबिटीज। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है। अब एक शख्स है, वो कहता है कि सर, वो आपके पास आता है और वो पूछता है कि भाई मुझे जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे डायबिटीज हो गया है। आप कब कहोगे कि उसे डायबिटीज हो गया? व्हाट आर द साइनो सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मिलाइटिस? व्हाट आर द साइनो सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मिलाइटिस? सबसे पहला सिम्टम, अब यहां पे सिम्टम्स लिखेंगे आप, ठीक है? सिम्टम्स, सिम्टम्स नंबर वन, एक शख्स है, याद रखना देर आर थ्री पीज, तीन पी बड़े मशहूर हैं डायबिटीज के। कौन से तीन पी बड़े मशहूर हैं? नंबर वन, पॉलीडिप्सिया। पहले आप पॉली यूरिया लिख लो आसान जबान में। पॉली यूरिया का क्या मतलब है? जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है या ब्लड ग्लूकोज लेवल परसिस्टेंट बढ़ा रहता है, तब तब आपकी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होती है। जब यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होती है, इस कंडीशन को आप कहते हो पॉलीयूरिया। सो पॉलीयूरिया इज इंक्रीज यूरिन आउटपुट। सर, यूरिन आउटपुट बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी अब ब्लड से ग्लूकोज को निकाल नहीं पा रही, तो वो इंसुलिन के जरिए, सॉरी, यूरिन के जरिए क्या करेगी, ग्लूकोज को निकालना चाहेगी। नंबर टू, जब ज्यादा यूरिनेशन होगी तो ज्यादा प्यास लगेगी। उस प्यास को आप क्या कहते हो? पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज थ्रस्ट, ज्यादा प्यास लगना। अब ब्लड में शुगर नहीं जा पा रही, ब्लड में ग्लूकोज नहीं जा पा रहा, तो आपकी ब्लड के सेल्स, आपके बॉडी के सेल्स को यह लगेगा कि आपको खाना नहीं मिल रहा, तो आपकी बॉडी ज्यादा खाने खाने की तरफ जाएगी। इसे आप कहते हो पॉलीफेजिया। जहां भी ये तीन पीस मिल जाए, आंख बंद करके कह देना कि क्या हो गया है भाई, डायबिटीज हो गई है, इंक्रीज हंगर। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ये तीन टर्म्स आपने याद रखे। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये होगा कि सर, क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से और भी मसले मसाइल आते हैं? यस। एक मसला बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, और वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का क्या मतलब है? ये जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, अगर ये अपनी ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल ना रखें, तो कुछ अरसे बाद ऐसा हो जाता है कि इनको पाँव पे कोई सुई चुभती हुई भी फील नहीं होती है। न्यूरोपैथी हो जाती है पेरिफेरल, पाँव की न्यूरो, पाँव में कोई कांटा चुभ जाए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पाँव में कांटा चुभ जाता है, उनको पता भी नहीं लगता। ठीक है। अब इसके पीछे थोड़ी सी न्यूरोलॉजी है, बट आपको इतना याद रखना है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। और क्या सिम्टम्स होंगे? नंबर 5, और क्या सिम्टम्स होंगे? वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा? बोलो। वेट लॉस होगा। क्यों? आपकी बॉडी को क्या नहीं मिल पा रहा? ब्लड में शुगर लेवल तो बढ़ा हुआ है, बट आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो वेट लॉस होगा। वेट लॉस देखने को मिलेगा, वेट लॉस। ठीक है, ये याद रख लो। उसके अलावा नंबर 6 पे आप क्या याद रखोगे? नंबर 6 पे आप याद रखोगे, और क्या हो सकता है भाई?
बताओ। और क्या क्या हो सकता है? नहीं, और क्या क्या हो सकता है बताओ। लेथार्जी, शाबाश। लेथार्जी। ठीक है, लेथार्जी होती है, थकावट फील होती है, फटीक फील होता है, लेथार्जी। और बोलो, और क्या साइन और सिम्टम्स होंगे? और क्या साइन और सिम्टम्स होंगे? अगर अगर बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो इंसान कोमा में भी चला जाता है, जिसे कहते हैं डायबिटिक कोमा। और इनफैक्ट इसकी वजह से रीनल फेलियर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? रीनल फेलियर भी देखने को मिलता है। तो रीनल फेलियर भी हो जाता है। खैर, ये सब इतना भी याद कर लोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आप चीजें नहीं भी पढ़ो तो काफी है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गए साइनो सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मिलाइटिस। विजन में भी इश्यूज आते हैं। यस। अब सवाल ये होता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एक शख्स है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है? तो याद रखना, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं आ रही। अब यहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ साथ में, ताकि आपको यहाँ पे ना क्लियर भी होता है। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ टाइप 1 की। अब देखो, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं आ रही। इंसुलिन नहीं आ रही तो सॉल्यूशन क्या है? इंसुलिन दे दो, इंसुलिन दे दो। लेकिन सवाल ये होता है कि इसकी वजह क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस? कॉज क्या है? भाई लेट सपोज ये आपका पेनक्रियास है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी अपने ही पेनक्रियाटिक सेल्स पे क्या कर जाए? इम्यून रिस्पॉन्स दिखा जाए, तो क्या होगा? बीटा सेल्स पेनक्रियास के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जब बीटा सेल्स पेनक्रियास के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपको टाइप 1 डायबिटीज मिला हो जाएगा। इसे आप ऑटो इम्यून डायबिटीज भी कहते हो। ऑटो इम्यून का मतलब है मेरी बॉडी के अपने ही इम्यून सिस्टम ने क्या किया? बीटा सेल्स पे हमला कर दिया। इसीलिए ये आपको टाइप 1 डायबिटीज आपको नियरली यंग पेशेंट्स के अंदर मिलेगा। जो यंग पेशेंट्स होते हैं ना, जवान जवान, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, खास तौर पे अगर मैं टाइप 1 की बात करूं। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज नॉर्मली आपको 20 साल से कम ज्यादा वाली उम्र पे मिलता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर होगा क्या? देखो, यस, ये जेनेटिक भी होता है, समवॉट जेनेटिक भी होता है। ठीक है, समवॉट जेनेटिक होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ 100% जेनेटिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया किसके बारे में? मैंने आपको बताया टाइप 1 डायबिटीज के बारे में, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। और कोई वजह हो सकती है टाइप 1 डायबिटीज की? और कोई वजह हो सकती है? टाइप 1 डायबिटीज की और कोई वजह हो सकती है? बताओ भाई। नहीं, स्ट्रेस नहीं होता। नहीं, अगर कोई ऐसा वायरल इंफेक्शन हो जो डायरेक्ट पेनक्रियास को इफेक्ट करे, एनी वायरल इंफेक्शन दैट एक्चुअली अफेक्ट द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास also leads to the type 1 डायबिटीज। अच्छा, एक और डायबिटीज होती है जो नॉर्मली 14 साल के बच्चों तक को होती है, उसे कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मिलाइटिस। वो भी टाइप 1 में आती है, याद रखना। टाइप 1 डायबिटीज कॉमन है जवानों के अंदर, लेकिन ये आपको तमाम एज ग्रुप पे मिलेगी। तमाम किस पे मिलेगी? एज ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है, तमाम एज ग्रुप में मिलेगी, आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको इसके साइनो सिम्टम्स बता दिए और बाकी सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ और मसले मसाइल की। ठीक है, अब एक और मेरी बात सुनना। अगर
एक शख्स हो और वो डायबिटिक पेशेंट हो, लेकिन उसे ना पता हो कि वो डायबिटिक पेशेंट है, उसने चेक ही ना करवाने की जहमत की हो, डायबिटिक पेशेंट हो, और मुसलसल मुसलसल क्या हो, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहे। एक पेशेंट है, यंग पेशेंट, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मुसलसल बढ़ा हुआ है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है इंसुलिन नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? इंसुलिन नहीं आ रही। जब इंसुलिन नहीं आ रही, तो इस इंसुलिन का फैट के ऊपर क्या असर होगा? एक शख्स है, वो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, उसका अगर आप लिपिड प्रोफाइल करवाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? बताओ। फैट बढ़ा हुआ है। फैट क्या आएगा? बढ़ा हुआ है। फैट बढ़ा हुआ है, यानी कि उसके LDL HDL डी रेंज आएंगे। डी रेंज का मतलब है बड़े हुए आएंगे। अब होता यह है कि अगर लंबे अरसे तक ग्लूकोज ना होना, तो फैट आपका, फैटी एसिड्स जो आपके ब्लड के अंदर है वो बड़े रहते हैं, और ये फैटी एसिड आपकी बॉडी कन्वर्ट करवा देती है किसके अंदर? ये फैटी एसिड आपकी बॉडी कन्वर्ट करवा देती है कीटो एसिड्स के अंदर। और इन कीटो एसिड्स की वजह से आपका जो ब्लड का पीएच होता है ना, वो हो जाता है एसिडिक, और ऐसी कंडीशन को आप कहते हो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या है? भाई एक शख्स है, उसको नहीं पता, एसिड एसिडोसिस। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला? एक शख्स है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मुसलसल बढ़ा हुआ है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है फैट भी बढ़ा हुआ है। फैट बढ़ा हुआ है तो आपकी बॉडी क्या करती है? फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करती है कीटो एसिड्स के अंदर। ये क्या है? एसिड्स हैं। जब एसिड्स हैं तो आपकी बॉडी में जो ब्लड का पीएच है वो कम होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से कम हुआ है? डायबिटीज की वजह से कम हुआ है। इसे आप कहते हो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, और अगर इसे ट्रीट ना करो तो ये डेथ की तरफ भी ले जाता है। दिस इज वेरी सीरियस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपसे बात कर ली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बंदा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, तो ट्रीटमेंट क्या दोगे आप? आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा, सर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीट द कॉज। इंसुलिन नहीं है, पूरी जिंदगी उसको इंसुलिन पे लगा दो। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन, सिंपल। ये तो हो गया टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, ये क्या हो गया? टाइप 1 डायबिटीज हो गया। अच्छा, अब आ जाओ आगे। अब आ जाओ आगे। अब अगर मैं बात करूं तो देखो, फैट ब्लड के अंदर ज्यादा है, फैट बॉडी में ज्यादा नहीं है। ब्लड, फैट फैट कहाँ ज्यादा? ब्लड के अंदर ज्यादा, बॉडी में फैट ज्यादा नहीं है। फैट जा ही तो नहीं पा रहा सेल्स के अंदर, यही तो मसला है भाई। चलो अब आ जाओ टाइप 2 के। टाइप 2 DA, डायबिटीज मेलाइटिस। मैंने आपको दो वजह बताई थी, एक इंसुलिन की कमी, और दूसरा रिसेप्टर की सेंसिटिविटी खत्म हो जाए। डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर क्या मतलब? लेट सपोज ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, खाना खाया बंदे ने, ये सेल है, इस सेल पे, 6 मिनट। हाँ, हाँ, ठीक है। अब ये देखो, ये सेल है, इस सेल के ऊपर ये एक रिसेप्टर है इंसुलिन का, लेकिन ये इंसुलिन का रिसेप्टर इंसुलिन को बाइंड नहीं कर पा रहा। ये पड़ी हुई इंसुलिन, ये इंसुलिन को बाइंड नहीं कर पा। जब ये इंसुलिन को बाइंड नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज कहां नहीं जा पाएगा? सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल मुसलसल बढ़ा रहेगा ब्लड के अंदर। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर। इसी को आप इंसुलिन रेजिस्टिविटी भी कहते थे। रेजिस्टिविटी बोल रहे हो, सॉरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते थे। इसे आप क्या कहते थे? इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सवाल ये होता है, ये कंडीशन होती क्यों? ये कंडीशन होती क्यों है? यस, हार्ट अटैक के चांसेस डायबिटीज में बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब
ये सिचुएशन होती क्यों है? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर? क्या कॉजेज हो सकते हैं, चलो बताओ। नॉर्मली ये जो इंसुलिन है ना, ये जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज है, ये आपको नॉर्मली बहुत कॉमन में देखने को मिलती है। तकरीबन हर शख्स को जो डायबिटीज होती है वो यही होती है, और ये आपको 50-60 की एज में देखने को मिलता है, इवन 30s की भी एज में हो जाता है। लेकिन इसे आप अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहते हो, जो आपको ओल्ड एज के अंदर मिलता है। खैर, मैं मेरा सवाल आपसे क्या था? मेरा सवाल आपसे ये था कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस? कॉजेस क्या हो सकते हैं? हाँ भाई, what are the causes that actually leads to the insulin resistance? Number one, which is the most common cause, obesity। मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, इसीलिए कहा यह जाता है कि मोटे शख्स को डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर टू क्या होगा? अगर आपकी बॉडी में क्या बढ़ जाए, अगर आपकी बॉडी में क्या हो जाए, अगर इस इंसुलिन के रिसेप्टर के खिलाफ ही एंटीबॉडी बन जाए, या या ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई ना। और क्या कंडीशन हो सकती है? और ये कंडीशन हो सकती है कि अगर आपकी बॉडी, अगर ये इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो ही म्यूटेशन में चला जाए, उसमें ही कोई चेंजेस आ जाए, तो म्यूटेशन म्यूटेशन इन इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर। खवातीन के अंदर एक और बहुत कॉमन कॉज है, दैट इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। ठीक है, ये ये मेजर मेजर सी वजह है जो मैंने आपको बता दी। अब सवाल ये होगा कि सर, आपकी बात तो ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ जाती है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, एजिंग है, जेनेटिक फैक्टर्स है, इनकी वजह से ये सब हो रहा है। अब सवाल ये है कि सर, मैंने आपकी बात मान ली, ये सारी वजह, ये सारी यही वजह है, सही है। अब आप मुझे ये बताइए कि इससे मसला क्या होगा? इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी? इसकी वजह से वही प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, अब होता क्या है? होता यह है कि अगर मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात करूं, तो टाइप टू डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है, चलो बताओ। टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या होगा? भाई, टाइप 2 डायबिटीज का मसला क्या था? ओबेसिटी थी। तो आप उस शख्स को कहोगे भाई एक्सरसाइज करो, तुम क्या करो? एक्सरसाइज करो, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। डाइटिंग करो, डाइटिंग करो, इसी तरीके से तुम एक्सरसाइज करो। और मैं क्या कहूंगा? और मैं ये कहूंगा कि भाई उसको मैं कुछ ड्रग्स दूंगा, ऐसी ड्रग्स जो इस इंसुलिन की रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे। सही है, ये दूंगा। अच्छा, अब मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, और वो सवाल ये करूं मैं आपसे कि क्या एक शख्स जिसको डायबिटीज है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे? सवाल बहुत सिंपल सा है। बिल्कुल होंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस क्यों होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो फैटी एसिड बढ़े हुए हैं, फैटी एसिड ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो ब्लॉक करेगा डिफरेंट आर्टरीज को, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। इसके अंदर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द डायबिटीज मिलाइटिस। एक और डायबिटीज होती है, उसे आप कहते हो जीडीएम, वो आपके लेवल पे नहीं है। गेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटिस नॉर्मली प्रेग्नेंट वुमेन्स को होती है, जीडीएम कहते हैं उसे। ठीक, बस इतना काफी है। और बोलो। अच्छा, एक एक सिम्टम और रह गया था, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। भाई, जब डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल मुसलसल बढ़ा रहता है ना, तो ये ग्लूकोज यूरिन के अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसे आप कहते हो ग्लूकोज यूरिया, ग्लूको ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया क्या है? कि ब्लड यूरिन के अंदर क्या आने लगी है, ग्लूकोज आने लगी। ठीक है, ये भी याद कर लो। अच्छा, चलो, इसके अंदर कोई मसला?
ओबेसिटी का क्या इफेक्ट होगा मैंने बता दिया. इफ रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड देन ट्रीटमेंट इज पॉसिबल. नो, देन ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, इसके अंदर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो भैया. पीसीओएस पे बात करेंगे हम इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन के अंदर. टाइप 2 की ट्रीटमेंट मैंने जितनी बताई है ना उतनी काफ़ी है, ठीक है. डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होगा. डायबिटीज़ जो है वो कम हो सकता है, ख़त्म नहीं होता. नहीं, कीटो एसिड सेल्स के अंदर नहीं जाते नॉर्मली. सही है. एथेरोस्क्लेरोसिस हम कोरोनरी आर्टरी के अंदर पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ. ठीक है. आई गेस मेरे हिसाब से